नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 के बारे में। इस संबंध में हमने कई वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वीडियो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं उनमें जो प्रायोरिटीज़ चलती हैं, यानी कि एडमिशन में जो प्राथमिकता मिलती है वो किस हिसाब से मिलती है, किनको ज़्यादा मिलती है, किनको कम मिलती है और किनका एडमिशन पहले होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी वीडियो में समझाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो दोस्तों, देश भर में जितने भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनको दो तरीके में बांटा गया है। सबसे पहले जो होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर, और दूसरे तरीके के जो होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय होते हैं अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। तो दोस्तों, इसके हिसाब से जो प्राथमिकता होती है वो दी जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय जो कि सिविल या डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं उनमें कैसी प्राथमिकता दी जाती है एडमिशन में, किनको पहले मिलता है और किनको बाद में मिलता है। तो जो सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के बच्चों को दी जाती है, भले ही उनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो। तो जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बच्चों को दी जाती है, और उसके बाद पहली ही प्राथमिकता दी जाती है जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो दूसरी प्राथमिकता दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं उनके एम्प्लॉई हैं, भले ही उनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो। उदाहरण के तौर पर जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इफ्को हो गया, ये सब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ये आपके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्पॉन्सर की जाती हैं। और इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग मतलब कि एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, इनको बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो इनमें जो कर्मचारी हैं, इनके जो बच्चे हैं वो भी सेकंड प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, उनको दूसरी प्राथमिकता मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों, जो तीसरी प्राथमिकता दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को मिलती है, भले ही उनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो। इसी तरीके से दोस्तों, जो चौथी प्राथमिकता दी जाती है वो ऐसे बच्चों को दी जाती है जिनके माता पिता से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किए हुए ऑटोनोमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के एम्प्लॉई हैं, जैसे कि जो स्टेट के पीएसयूज़ हैं और जो स्टेट के इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग हैं जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सब जो है वो फोर्थ प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, इन चारों कैटेगरीज को छोड़कर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनके अलावा जितने भी बच्चे आते हैं वो उनको पांचवी प्राथमिकता मिलती है, यानी कि सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों, जो बच्चे इन कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उनको सबसे कम प्राथमिकता मिलती है एडमिशन में। हालांकि इसके लिए एक अलग प्रोविज़न है, वो आरटी कैटेगरी है। अगर आप उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिलता है, थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है एडमिशन में। तो दोस्तों, ये हो गई सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, और इनमें भी जो प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि जो प्रायोरिटी कैटेगरी के अलावा जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उसके माता या पिता जो कि सरकारी नौकरी में हैं, उनके पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप ये समझें कि एक बच्चा जिसके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और वो जनरल कैटेगरी से आता है, तो उसका भी फॉर्म भरा गया है, और दूसरा बच्चा जो कि जनरल कैटेगरी से है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का बच्चा है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे, पहले किसको देना है, बाद में किसको देना है। तो दोस्तों, वहाँ पर एक फैक्टर और काम करता है कि उस बच्चे के माता या पिता जिसके सर्विस के आधार पे बच्चे का एडमिशन की डिमांड की जा रही है, उनका पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जिसके नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए होंगे उनका एडमिशन पहले होगा। इसी तरीके से दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये समझाते हैं कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी जो होती है वो प्रोजेक्ट सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर के केंद्रीय विद्यालयों में किस तरीके से लागू होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है वो उन बच्चों को दी जाती है जिन बच्चों के माता पिता उनमें काम करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट सेक्टर के द्वारा स्पॉन्सर किए हुए केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के द्वारा स्पॉन्सर किए हुए उसमें काम करते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण किससे हम आपको समझाते हैं, उदाहरण से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सपोज दैट एक बच्चा है जिसके माता या पिता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी में एम्प्लॉई हैं, तो उस बच्चे को पहली प्राथमिकता मिलेगी यदि वो आईआईटी के ही स्पॉन्सर किए हुए केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरता है।
उदाहरण के तौर पर IIT कानपुर में एक बच्चे के माता पिता जो है वो कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, और IIT कानपुर के ही केंद्रीय विद्यालय में अगर वो अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरीके से फैकल्टी एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हु आर वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट एंगेजमेंट ऑन रेगुलर काउंसिल ऑफ वार्डन एम्प्लॉय, तो इसी तरीके से जो कि फैकल्टी हैं वहाँ पर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर रेगुलर काउंसिल ऑफ वार्डन एम्प्लॉय हैं, तो इनके बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑन द डिपुटेशन टू द कंसर्न प्रोजेक्ट IHL एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु आर डायरेक्टली हायर्ड बाय द कंसर्न प्रोजेक्ट IHL। तो दोस्तों जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनको भी पहली प्राथमिकता दी जाती है, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जो है वो डायरेक्टली हायर्ड हुए हैं और वो जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, उनको भी पहली प्राथमिकता दी जाती है इन तरह के केंद्रीय विद्यालयों में। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ अगर वो डायरेक्टली हायर्ड है तभी उसको मिलेगा, अगर वो आउटसोर्स्ड है या फिर थर्ड पार्टी है तो उनको एडमिशन में कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो प्रेफरेंस दिया जाता है एडमिशन में वो इस तरीके से दिया जाता है। सबसे पहले जो सर्विंग एम्प्लॉय होंगे उनको दिया जाएगा, उसके बाद जो डेपुटेशन एम्प्लॉय होंगे उनको दिया जाएगा, उसके बाद रिटायर्ड एम्प्लॉय को, उसके बाद सबसे लास्ट जो वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा वो डायरेक्टली हायर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बच्चों को दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है वो मिलती है चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे को मिलती है जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है या फिर नॉन ट्रांसफरेबल है, यहाँ पर उनको दूसरी प्राथमिकता मिलती है, और चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भी दूसरी प्राथमिकता मिलती है। इसी तरीके से जो तीसरी प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, उनके एम्प्लॉय के बच्चों को, भले ही वो जॉब उनकी ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो। तो दोस्तों इसी तरीके से जो चौथी जो है प्राथमिकता दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को दी जाती है, भले ही उनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो। इसी तरीके से जो पांचवी प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है राज्य सरकार के कर्मचारी के बच्चों को जो कि ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के एम्प्लॉय हैं और उनकी जॉब या तो ट्रांसफरेबल है या फिर नॉन ट्रांसफरेबल है। इस तरीके से दोस्तों जो सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है वो उनको दी जाती है जो ऊपर के 5 कैटेगरीज में से किसी में भी नहीं आते हैं, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं या फिर इन तरह के इंस्टीट्यूट्स वगैरह में काम नहीं करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, तो उन बच्चों को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों ये हो गई सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ये वही है जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि भले ही जो है एक ही कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर टाई अप होता है तो इस केस में ये भी देखा जाता है कि पिछले 7 सालों में बच्चे के माता या पिता जिनके सर्विस के आधार पर एडमिशन की डिमांड की जा रही है उनके पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी सर्विस में, जिनके सबसे ज़्यादा होंगे उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद उससे कम वालों को, उसके बाद उससे कम वालों को। इस तरीके से जो है पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं इस पर भी प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों ये था सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में हमने थोड़ी सी समझाने की कोशिश की आपको। दोस्तों अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, हम अपनी अगली वीडियो में इसको सुधार करेंगे। और भी आपके जितने भी सजेशन हो वो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, हम उसको अपनी अगली वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आपस में शेयर करिएगा ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और जिसको इसकी नीड हो उसको ये जानकारी मिल सके और उनके बच्चों का एडमिशन हो सके, ताकि उनके बच्चे का जो भविष्य है वो एक बेहतर कल की ओर अग्रसर हो। दोस्तों हमारा यही प्रयास है, आपका भी यही प्रयास होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ें, पढ़ाएं और आगे बढ़ें।